में सरकार पर बयानों के बाउंसर के लिए जाने जाते हैं। असदुद्दीन का रिश्ता हैदराबाद के एक बड़े सियासी परिवार से है। लंदन से कानून की पढ़ाई करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने 1994 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की और 2004 में पहली बार सांसद बने। कभी आंध्र प्रदेश की राजनीति का चेहरा रहे असदुद्दीन ओवैसी अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के साथ अपनी पार्टी के विस्तार में जुटे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति के समीकरण को पलट कर रख दिया। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी देश में मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी आवाज बनने के मिशन पर हैं। Thank you for being with us, Asaduddin Owaisi ji, and I would now welcome you on stage. And Dinesh, over to you. असदुद्दीन ओवैसी, आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं, आप उनसे बेइंतहा बोलूं असद भाई, उनको मालूम है मैं क्या कहने वाला हूं। कई बार आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन यह गारंटी है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी हर एक बात को तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों के आधार पर सामने रखने का हुनर उनको आता है और इसमें बाजीगिरी ये कि जिस चीज को वो जब जैसा साबित करना चाहते हैं खम ठोक कर साबित करते हैं। और ऐसे में मेरे लिए जो काम है वो बड़ा चुनौती भरा हो जाता है, लेकिन असद साहब कुछ इस मामले में आज दयानतदारी रखेंगे, मैं उम्मीद ये करता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी से खासतौर से आज ये जानना है हमें कि जब ये कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब ऐसे में जब हिंदुस्तान को यूनाइटेड तरीके से उस शक्ति के तौर पर उभरना चाहिए कि वो जो सोने की चिड़िया था, वो जो विश्व गुरु था, वो एक बार फिर से विश्व गुरु हो, अगर ये हम 130 करोड़ देशवासियों की कामना है, तो फिर जन गण मन क्या कहता है? इंडियाज डेमोक्रेटिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी, जिसके फायदे हम जानते हैं, इसीलिए हम इस डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं और इसको जिंदाबाद करते हैं। लेकिन क्या इसी डेमोक्रेसी में कई बार हम देखते हैं कि डिबेट, डिले उन चीजों को खासतौर से विलंबित ताल में ले जाता है जिसमें हमको द्रुत गति में आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर से आज का जो माहौल है, सांप्रदायिक आधार पर जो हम देख रहे हैं, समाज में कहीं बटाव दिखाई देता है। असद भाई उस बारे में क्या सोच रखते हैं, हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सेशन की शुरुआत होनी चाहिए और आपकी तालियां ये बताएंगी कि आप कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस सेशन के लिए। खाने के बाद लगता है आप सबको नींद आ रही है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज, एक बार मेरे लिए और असद भाई के लिए। असद भाई देखिए, ये जोशो खरोश आपके लिए। और बहुत देर से मुझसे लोग ये पूछ रहे हैं कि असद भाई कब आने वाले हैं। बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस कॉन्क्लेव में, बहुत शुक्रिया। और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, ये ग्लोबल समिट है हमारी। भारत आज क्या सोच रहा है ताकि भारत विश्व गुरु बने, आपको क्या लगता है? मेरा मानना यह है कि हमारे देश में, वतन अजीज में जो सोच है, हमारे देश की आबादी 50% जो है 25 साल से कम उम्र की है। तो एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बर्निंग मुद्दा है हमारे देश के लिए। भारत क्या सोचता है वो ये है कि जो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इस देश के माइनॉरिटीज़ में, बिगेस्ट माइनॉरिटी में पैदा है, उसके बारे में लोग फिक्रमंद हैं। देश क्या सोचता है, ये भी इसमें ये भी शामिल करना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल से चीन हमारी सरजमीन पर बैठा है और हमारी फौज वहां पर बैठी हुई है। चौथा ये भी है कि पाकिस्तान से बराबर टेररिस्ट कश्मीर में आते हैं, वैली में आते हैं और लोगों की हत्या करते हैं, जिसमें आज हद ये हो गई कि कश्मीर के पंडित जिनको हम वापस लेकर गए थे
8-9 में आज वो ये सोच रहे हैं कि हम वैली को छोड़कर चले जाएंगे। फिर फिस्कल प्रूडेंस है, फेडरलिज्म के ऊपर कई स्टेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि फेडरलिज्म एक्चुअल तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसे बहुत से 5-6 चीज़ें हैं। फिर हमारी आर्म फोर्सेस का मसला है। आज आप देख रहे हैं कि ये अग्निपथ है, अग्निवीर है, क्या है, जो भी है, उसकी वजह से नौजवानों में, आर्मी में ख़ास तौर से बहुत तकलीफ है। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन का मसला है। हमको 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, सिर्फ 30 हमारे पास है। 6 महीने से CDS नहीं है और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास 3 है, हमारे पास सिर्फ कितने, 1 है। तो ये बहुत सी चीज़ें, चैलेंजेस हैं और इस पर मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों पर व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स ऑन दीज लाइंस, मेरे ख्याल से। तो वो गुंजाइशें असद गिना रहे हैं जो अभी दिखाई देती हैं, जिनको बहुत जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन असद, इसी हिंदुस्तान के बारे में तो अल्लामा इकबाल कह गए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहां फिर ये खास तौर से हम ये जो डिवीजन देख रहे हैं कम्युनल लाइंस पर, ये क्यों है? ये इसलिए है कि सरकार में जो बीजेपी बैठी है, उन्होंने भारत के सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सेलेक्टिव मिशनरी का इस्तेमाल होता है। अब लंबी बहस में जाने के बजाय मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में जुमे के बाद गड़बड़ हुई, हम वायलेंस को नहीं मानते, ना होना चाहिए, मगर आपने सेलेक्टिव एक घर को डिमोलिश कर दिया। उसके लाइन में 9 घर हैं, 9 आप एक को डिमोलिश कर दिए। और वहीं पर जब भाजपा के एक केंद्र के मंत्री हैं, उनके बेटे ने अपने पिताजी की गाड़ी से 6 लोगों की हत्या की, तो उनका घर आज भी सलामत है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप हेट पॉलिटिक्स नहीं बोले तो क्या बोलेंगे, आप बताइए। तो ये चीजें हैं। CAA का कानून आपने बनाया, किस लिए बनाया आपने? आप तो भारत के मुसलमानों को और बल्कि गरीबों को, जिनके पास कागज नहीं, उनको स्टेटलेस बनाना चाहते थे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, किसका नुकसान हुआ उसमें? बल्कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें कहा कि 50 लाख लोग उसमें बेरोजगार हो गए। तो ये चीजें हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से हो रहा है, खुलम खुला तरफदारी हो रही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अगर दंगाइयों का घर तोड़ा जाता है या उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को बुलडोजर से धज्जियां नहीं उड़ा सकते। तकलीफ इसलिए होती है कि अगर दिनेश साहब पर केस बुक होता है, आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कभी ना हो, अगर आप पे केस बुक हो गया तो आपको सजा देगा कोर्ट, आपकी बीवी बच्चों को और आपके घर को तोड़ने की सजा कोर्ट नहीं देता है। तो ये हमारा संविधान है, ये हमारा कानून है। इसीलिए हमको तकलीफ होती है कि आप संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तकलीफ उससे ज्यादा ये होती है कि कोई मुख्यमंत्री किसी कोर्ट का सुपर चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, तो कोर्ट तय करेगा ना। ये जो अब दंगाई, अगर दंगाई है और कोर्ट उसको आर्सन में जो भी हो सजा देता है, कोर्ट उसको सजा देगा, उसके घर को तोड़ने की सजा कोर्ट नहीं देगा ना। और वो कोर्ट करेगा, कोई मुख्यमंत्री या पुलिस का औहदेदार तो नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए अगर आप किसी को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन में लेकर, ठीक है गिरफ्तार किया आपने, मगर आपको क्यों राइट देता कि सहारनपुर में आप एक कमरे में बंद करके बेसबॉल बैट से उनको मार रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये बात आपकी जो है कि जावेद के मसले में हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले इस बारे में उनको सूचित कर दिया था और ये पहले से चली आ रही कार्रवाई थी, जो मई में ही उनको बता दिया गया था कि आपने जो मकान बनाया ना। लेकिन मैं अभी इस पर नहीं जाना चाहता, मैं दूसरी बात पे जाना चाहता हूं। एक मिनट, मैं क्योंकि वो बड़ा मसला है। नहीं, मैं बड़े मसले, मैं माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं आपके साथ। मैं आप सुनने तैयार हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। घर किसके नाम पर था? घर जावेद के नाम पर नहीं था, घर उनकी पत्नी के नाम पर था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपने नोटिस जारी कर दी दूसरे आदमी के नाम पे। जिस मुखरता के साथ असदुद्दीन ओवैसी इस बात को सामने रखते हैं कि किसके नाम पर घर था, और यह देखा जाना चाहिए कि कानून में सजा उसको मिले जिसने खता की है, उसको नहीं। घर तोड़ने की सजा कोर्ट भी नहीं देगा। अगर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ठीक है सर, वो दूसरा विषयांतर हो जाएगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी तब सामने आकर उन लोगों की मजम्मत क्यों नहीं करते, उन लोगों का विरोध क्यों नहीं करते जो आकर हाथों में पत्थर लेकर ये आगजनी और हिंसा करते हैं, दंगा करते हैं? वो तब क्यों खामोश रहते हैं
और बाद में इस एक मुद्दे पर किसी के साथ नाइंसाफी की आवाज जब वो उठाते हैं तो ये सेलेक्टिव साइलेंस क्यों होता है असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, सबसे ज्यादा बोलने वाला पॉलिटिशियन अगर कोई भारत में तो मैं होना, और सबसे कम बोलने वाला है तो प्रधानमंत्री है। ये बात को तो मानेंगे ना आप। इसीलिए तो हमको यहाँ बुलाए हैं, माशाल्लाह से इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं। आप लोग छोड़ते हमको हैं, आप तो हर जगह पर हमको पकड़ लेते हैं, माने आपकी बिरादरी। हमने तो वायलेंस को कंडेम किया है। कब वायलेंस की हम तायद कर रहे हैं? कॉज क्या है? आज वायलेंस हुआ, कॉज क्या है उसका कॉज यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया। आप एक कॉज पैदा करते हैं और उन नौजवानों में आप बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाना चाहते हैं जो 2-2 साल से इंतजार कर रहे थे कि फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में उनको जगह मिलेगी। आपने वो कॉज किया, आपने वो गलत फैसला लिया, आज वो जमीन पर आ गए। अब आप बोलेंगे वो क्यों आए? इसका जिम्मेदार तो मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है, इसका जिम्मेदार जो गड़बड़ हुई उसका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके। अब उस पर क्यों उन्होंने फैसला लिया? वो भाई 2 साल से आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया, इलेक्शन हुए, सब हुए, मगर रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया। आज आप रिक्रूटमेंट करते हैं 4 साल का, कैसे होगा बताइए आप? 4 साल में उसको ना 1 रैंक 1 पेंशन बोलते हैं प्रधानमंत्री, मगर आज ना रैंक है ना पेंशन है। 4 साल के बाद क्या करेगा बताइए वो? तो ये चीजें हैं जिस पर कॉज क्या है उसका, क्यों हो रहा है ये, तो उस पर गौर करने की जरूरत। लेट्स नॉट टॉक एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ टुगेदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए अभी जो हो रहा है ना सर, अभी जो हो रहा है, मैं इस पे या किसान मुद्दे पर आपसे बात अभी इसीलिए नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब विश्व गुरु के तौर पर भारत को ले जाना है और एकता होनी चाहिए हम सब में, तब ये जो डिविजन दिखाई देते हैं सर, आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है सर। और आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं कि अगर आप एक बार सामने आकर कहते कि जुमे के दिन नमाज के बाद लोग शांति से घर जाएं, हाथों में पत्थर नहीं दिखाई देना चाहिए, मैं दावे से कहता हूं कि लोगों के ऊपर असर होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मैं हूं। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग मत करो, मुझे मारो, उसके बावजूद भी लोग जाकर मारने वाले कौन थे? आप एक बात, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप अपना काम कर रहे हैं ना समांतर रूप से। मैं आपको बता, और आपकी फॉलोइंग है, इसको आप मानेंगे ना? तो आपको ये अपील करने में क्या जाता था लोगों से? मुझे अपनी फॉलोइंग से है नहीं है, वो जनता की मोहब्बत है। मेरी बात समझिए आप। मेरी गाड़ी पर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई, 6 गोलियां मारी गई। क्या मैंने कहा कि समुदाय के लोगों ने किया? मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि जिसने किया वो हेट की आइडियोलॉजी मानने वाले हैं। हम भी कह रहे हैं भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर आज जो बिहार में, यूपी में, मेरे शहर सिकंदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर अलीगढ़ का पुलिस स्टेशन जला दिया गया, कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? उसकी जिम्मेदारी मेरे खाते में डालेंगे आप? क्या आप बोलेंगे अरे आपको बोलना चाहिए? मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जिम्मेदार, मैं ये कह रहा हूं कि एक के बाद आपके दूसरे बयान और उसके बाद आता हुआ जुमा, फिर आपके कुछ बयान और उसके बाद आता हुआ जुमा, क्या अगर उन बयानों में आपकी तरफ से शांति की अपील होती तो क्या स्थितियां बदली हुई नहीं होती? बिल्कुल है। आपके टीवी 9 गुजरात में मेरा बयान कैरी किया गया था। मैंने कहा कि हिंसा के हम खिलाफ हैं। मैंने कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब टीवी 9 भारत में आप चलाते हैं, यहां बैठकर आप मुझे सवाल कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष में गुजराती में आपने एक जगह कोई बात आपको बताना पड़ रहा है, देखिए कि मैंने अमुक जगह पर कहा। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आपको किस बात को किस लेवल पर कैसे उठाना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको, लेकिन आप कितनी प्रमुखता देते हैं उससे, आपकी प्रायोरिटी, उसका क्वांटम कितना ऊपर ले जाते हैं, ये आप तय करना है आपको। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं 27 साल से पॉलिटिक्स में हूं, 4थी मर्तबा के एमपी हूं। आपके दिल में सवाल ही क्यों पैदा हुआ कि मैं वायलेंस को प्रमोट करता हूं? ये तो सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए ना। इट शुड बी टेकन कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आप ये पूछना चाहिए था कि ओवैसी साहब ये बताइए कि आज जो हिंसा भारत में हुई है, ये कौन जिम्मेदार है उसका? आप नहीं पूछेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेने से आप लोग पीछे हट जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये आपका नजरिया हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नजरिया नहीं है। आप शर्तें लागू, वो जो छोटा सा एक तारा होता है ना, शर्तें लागू और नीचे नियम लिख दिए जाते हैं, आप उसी तरीके से शांति वाली अपील कहीं छोटी सी करके निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आप क्यों नहीं निकल कर कहते कि जुमे के बाद जो भी असदुद्दीन ओवैसी को मानने वाले लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो दीन में यकीन रखते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, वो हाथों में पत्थर न उठाए। आज मौका है, आज कह दीजिए, आज सब लोग सुन रहे हैं, आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है, कह दीजिए लोगों से। क्या कहूं, बोलिए।
कहिए कि आज के बाद क्या लोगों का बर्ताव होना चाहिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना ले। आप उधर देखकर कहिए, दिनेश गौतम की तरफ। नहीं, आप एक सुन लीजिए एक बात। मैं तो पहले भी कहा हूं ना, मगर आज जो गड़बड़ हुई उसका जिम्मेदार दिनेश है क्या, या हेमंत साहब है? अब बताइए, या योगेश है? कौन जिम्मेदार है आज जो गड़बड़ हुई? आज यहां पर आज नहीं सर, आज यहां हेमंत, आज यहां पर आनंद शर्मा जी बैठे थे और दिग्विजय जी बैठे हुए थे। दोनों ने एक बात यहां से कही कि देखिए, लोगों को शांति बरतना चाहिए। आज ये जो अग्निवीर वाला मामला हुआ है, इसमें अगर आप ट्रैक्स जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, अपनी संपत्ति को नुकसान करेंगे। उन्होंने तो नहीं कर दिया, लेकिन अपील की ना। वो छोड़िए ना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह बोलना चाहिए था कि भैया, देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया, हम हिंसा को नहीं मानते, मगर आपने नौजवानों के मुस्तकबिल को जब बर्बाद कर दिया, ना पेंशन, ना रैंक, ना मेडिकल बेनिफिट, तो ये कांग्रेस पार्टी के देखिए ना, इनका मामला हो चुका है। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम देकर मुझसे मत पूछिए। आपकी पॉपुलैरिटी ट्रांसेंड करती है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर तक। आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। आप इस कौम के लीडर हैं सर। क्या आप सुनने वालों से इस वक्त अपील करेंगे सर? कोई भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ना करना चाहिए। मेरा बोलना यह है कि हिंसा जब आज की हुई है, उसका जिम्मेदार क्या दिनेश, असदुद्दीन ओवैसी है, या भाजपा की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है या नहीं? ये बताइए। क्यों उन नौजवानों को अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है? क्यों उन नौजवानों को अपनी पीड़ा दिखाने के लिए रोड पर निकलना पड़ रहा है? क्यों उन नौजवानों को अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए निकलना पड़ रहा है? कौन जिम्मेदार है उसका, बताइए। तो आप ये बताइए, आपसे जब ये पूछा जाता है कि आप वहां जाकर जब इलेक्शंस लड़ते हैं, तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनकी पिच को कमजोर कर देते हैं। आप कहते हैं मैं नहीं हूं जिम्मेदार, आप निकाल कर देख लीजिए, मैंने उनके कितने वोट हटाए, भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मैं मदद नहीं करता, वो लोग कमजोर हैं, आप हमेशा कहते हैं। आप यहां कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सत्तारूढ़ है। बिल्कुल है जिम्मेदारी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है असद, कहीं किसी स्तर पर, या नहीं है? बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं, आप सिर्फ जिम्मेदार तो सब भी है ना, इसमें जिम्मेदार टीवी चैनल भी है, आपकी ब्रदरी भी है, सब जिम्मेदार हैं। आप अकेले क्यों अपने आप को बचा रहे हैं? पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी सब पर है, मगर देश को कौन चला रहा है? सत्ता किसको दी देश की जनता ने? 120 करोड़ जनता ने सत्ता दी भाजपा को, और अगर आज वो खुद ही 80-20 की बात करेंगे, अगर आज वो खुद ही कहेंगे कब्रस्तान शमशान, अगर वो खुद कहेंगे कि कपड़े देखकर पहचानो, अगर वो खुद कहेंगे कि घर तोड़ दो बगैर कोर्ट के फैसले, तो आपने एक पैरेलल मॉडल क्यों नहीं खड़ा किया? AIMIM को ये क्यों नहीं जाना गया कि ये है वो पार्टी जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है, सबकी बात करती है? आपने भी तो अपने आप को एक फ्रेटर्निटी तक ही कन्फाइन करके रखा, आपने क्यों नहीं सबको मिला लिया? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, मिलेंगे, बिल्कुल मिल रहे हैं ना। आज देखिए, भाजपा के खिलाफ, उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ जितना हम बोलते हैं, तो उतना कांग्रेस भी नहीं बोलती। आज आप कांग्रेस को बिठाकर उनको रॉन्ग बॉक्स में डाल दिया आपने। अब जो जवाब अगर उन्होंने दिया है वैसा, तो फिर वो जो लड़के देख रहे हैं वो तो कोस रहेंगे उनको। अब वो गलती मैं क्यों करूंगा? नहीं, मेरा तो सवाल सीधा सा ये है कि इंक्लूसिविटी की जब आप बात कर रहे हैं, तो आपने भी अपने आप को एक फ्रेटर्निटी तक कन्फाइन क्यों किया हुआ है? मेरी एक बात सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए। क्या लोकसभा, राज्यसभा में भाजपा के पास कोई मुस्लिम सांसद है? नहीं है। क्या 11 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है? कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं? एक। सत्ता में रहकर आप नहीं कर रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपके जो MLAs हैं सर, और आपके MPs, आप नाम गिनाइए हिंदुओं का जरा, तो ताकि लोगों को पता चल सके कि देखिए, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूं कि औरंगाबाद में जब हमारे कॉर्पोरेटर्स थे, हम सेकंड अपोजिशन पार्टी थे औरंगाबाद में, हमारे पास 5 नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाई कॉर्पोरेटर थे। हैदराबाद में आपको इस मिसाल दे रहा हूं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आकर उन म्युनिसिपल वार्ड्स में कैंपेन करे, तब भी राजमोहन और हमारे स्वामी यादव जीत गए। ये MIM के हैं। अब इसको नहीं दिखाया जाता तो अब इसका क्या करेंगे? अमित शाह आकर 2 घंटे बैठे वहां पर, तब भी राजमोहन जीत गया 10,000 वोट से। अब ये एक बात यहां ये समझाइए कि ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला खेल इस देश में चल रहा है,
क्या बहुत नहीं हो गया है असद भाई? अब इसको विराम नहीं लगना चाहिए? और ये माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी समझ में आए कौन है? क्या इसके लिए जिलावार पहचान नहीं होना चाहिए कि इस जिले में किस तरीके के लोग माइनॉरिटी में हैं और उनको उस तरीके की मदद मिले? ये माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, आपको नहीं लगता अब डेफिनेशंस इनको परिभाषित करने का और जिलावार पहचान का वक्त आ गया है? नहीं, वो नहीं हो सकता ना। इसलिए कि भारत के संविधान में प्रेम्बल अगर आप पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वो कैसे हासिल होगा? ये देश में ये तमाम चीजें हैं। अब माइनॉरिटी का तो आर्टिकल 29 और 30 तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर कल 400 भी ला ले बीजेपी तो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा पाएंगे। और आप पैरामीटर्स देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कि सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमेटी रिपोर्ट, एनएसएसओ का डेटा क्या कहता है? इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स, इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की हम बात करेंगे, वो सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी है, उसमें क्या बुरी बात है? अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं अपीसमेंट कभी नहीं हुआ माइनॉरिटीज का। अगर होता तो फिर ये कमेटीज क्या कहती हैं वो? तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो लोग जानते हैं वो उनको कैसे जाने? वो मुसलमानों की माइनॉरिटी, मुसलमानों की आवाज है, वो हर एक माइनॉरिटी की आवाज है, वो देश के हर एक व्यक्ति की आवाज है, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी ना मुसलमानों का लीडर है, ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद और देश की जनता ने सांसद बनाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर सरकार की गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाऊं, हर मजलूम और गरीब की इंसाफ के लिए लड़ूं। वो लड़ता आ रहा हूं मैं। अगर आप मुझे ब्रैकेट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी गलती है, वैसा नहीं है बिल्कुल। मेरा बिल्कुल आपको ब्रैकेट करने का इरादा नहीं है असद भाई। और हैदराबाद में जब वहां चलते हुए लोगों से कभी बात होती है तो ये बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके घर परिवार के लोगों ने लोगों की, खास तौर से उन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी बड़ी मदद की है, चिकित्सा से लेके पढ़ाई लिखाई तक। वो आपका एक पहलू है जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने अभी संविधान की बात की। असदुद्दीन ओवैसी जिनको हम जानते हैं और जो अक्सर संविधान की बात करते हैं, वो इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस सरजमीन पर रहूंगा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इसी जमीन में चला जाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझ पे पूछा जाएंगे कि ये सवाल है, क्या सवाल है? ये तो गलत सवाल है आपका। ये सवाल उठता ही नहीं चाहिए, प्रेमाइस गलत है इसका। संविधान पर आपका अकीदा है, संविधान को आप सबसे ऊपर रखते हैं? बिल्कुल, संविधान से देश चलेगा ना। संविधान से देश चलेगा। तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात नहीं करते। बताइए क्यों नहीं करते आप? संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आज देश की 55% वेल्थ 5% लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल भूल गए आप। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था। 1947 के बाद हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी। आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों, अब 23 से 21 साल कर दिए, खुश हो जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं। आप 44 की बात करते हैं, तो बताइए 44 में आप क्या करना चाहेंगे? गोवा में अगर एक हिंदू भाई और उसकी वाइफ को मेल औलाद नहीं होती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, नागालैंड को, उन स्टेट्स को उनका कल्चरल राइट प्रोटेक्शन का संविधान में इख्तियार दिया।
चलिए करके देखिए, देखिए क्या तमाशा होता है वहां पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। और याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बइज़्ज़त मुसलमान आर्टिकल 29 का जो फंडामेंटल राइट है, मुझे राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है, मुझे उस पर आप कैसा छीन सकते हैं मुझसे, आप आर्टिकल 29 मुझसे आप। नहीं, मेरा सवाल आप दूसरी तरफ ले गए। दोनों ही बार जब मैंने आपसे बात पूछी, मेरा ना मंतव्य था आपसे, जब मैंने ये पूछा कि आप इस्लाम को या संविधान को किसको ऊपर रखते हैं, मैंने बहुत पर्पस के साथ वो सवाल किया था, लेकिन आप दूसरी तरफ ले गए। दूसरे जब मैंने आपसे आर्टिकल 44 पूछा, मैं खेत की बात कर रहा हूं, आप खलिहान की बात करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आर्टिकल 44 के संदर्भ में, आप तुरंत उसको दूसरी तरह, आप 6 बजे के बाद शराब पीना, तुम किसके संदर्भ में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप परमिट कीजिए, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। इस देश में, एक सेकंड, इस देश में एक बाप है, उसके 4 लड़कियां हैं, एक की शादी ईसाई से होती है, एक की शादी मुस्लिम से होती है, एक की शादी पारसी से होती है, एक की शादी हिंदू से होती है जी। वो अपनी चारों बेटियों के लिए बराबर अधिकार चाहता है, वो बाप, उस बाप की क्या गलती है सर, बताइए। अरे कौन रोक रहा है आपको, दीजिए ना। यही तो है 44 सर। अरे सर यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। एक मिनट सुनिए। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में क्या हमारी हिंदू बेटियों को हिस्सा मिल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलना चाहिए, दीजिए ना। और ये कौन रोक रहा है आपको, करिए ना आप। अच्छा एक बात बताइए, राइट टू विल आप निकाल देंगे क्या? करिए, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। क्या कानून की बात कर रहे हैं आप? विल से सब कर दे सकते, निकालिए, राइट टू विल निकालिए आप राइट टू विल नहीं निकालेंगे। आपको लगता है कि ये मुसलमान, अरे छोड़िए ना, आप देश को देखिए पूरा। आपको लगता है नहीं 4 बेटियां हैं, अरे भाई 4 बेटियां हैं, उसको क्या करना है? जैसे आपने कहा कि एक से दूसरी शादी, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए आप शादी, कौन रोक रहा है आपको? मगर मेरा जो कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में है, आप मुझसे क्यों छीनना चाहते हो उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप ये क्यों गलत फहमी आपको है कि आपका कल्चर अच्छा है और मेरा कल्चर गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये किसने कब कहा कि आपका कल्चर नहीं? ये आपने देखिए, सवाल करके ये बता रहे हैं। अब आपने कुछ 2 चीजें खुद साबित कर दी। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कभी मुसलमानों का लीडर नहीं बनेगा, लेकिन आपने अभी मुसलमान है आपने खुद ये बता दिया कि एक्चुअली आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं बोलूंगा मुसलमानों के बारे में तो क्या मुसलमान क्या मार्स से आए क्या? नहीं, भारत की सरजमीन के है ना। मैं वही कह रहा हूं, बोलना चाहिए, भारत के नागरिक आपको नहीं। मेरा कल्चर और आपका कल्चर तो हमारा कल्चर है सर। आप मेरा कल्चर हमारा कल्चर क्या कर रहे हैं? मैं आपसे देखिए, वही तो संविधान को समझ नहीं रहे ना आप। अगर आप आर्टिकल 29 पढ़ लीजिए खोल के, जरा पढ़ लीजिए खोल के आर्टिकल 29। वो सवालात हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका। वो आर्टिकल 29 में तो कल्चर का प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है, आप क्यों छीनना चाहते हो उसको? अच्छा, आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कल्चर का प्रोटेक्शन दिया गया है? अरे हर जगह का कल्चर इस देश की खूबसूरती है। जब मैंने आर्टिकल 44 की बात की तो आपने कह दिया कि कितनी बच्चियों को उत्तर प्रदेश में जमीन पे हक मिल रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अक्सर इस तरह की बातें करने वाले और समाज के उस तबके की नुमाइंदगी का दम भरने वाले, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भरने वाले, उनको मैं हमेशा एक स्टेटस में देखता हूं, एफ्लुएंट देखता हूं। वो विदेश से पढ़कर भी आते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप भी विदेश से पढ़कर आए हैं, लिंकन इन से बैरिस्ट्री आपने पढ़ाई की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तमाम लोग मेरे को अफ्लुएंट दिखाई देते हैं। वो जिस तबके की बात होती है सर, वो गरीबी दिखाई देता है। ये भी थोड़ा मुझको आप माजरा समझाएंगे, क्योंकि आप तो सर ऊपर से नीचे तक पूरा मशीन भी देख चुके हैं। आपका सवाल खुल के करिए, आप क्या पूछना चाह रहे खुल के करिए। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया सर। आपकी तरह अक्लमंद होता तो एंकर बन जाता। आर्टिकल 44 की बात करने पर उसको जिन गलियों में घुमाया, मुझको नहीं गलियों में नहीं, आपने कई सारी चीजें समानांतर रूप से खींची सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये होना है तो ये भी साथ में हो जाना चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ, फिर ये बात करेंगे, तब ये बात होनी चाहिए। ये जो झमेला है सर, इसके चक्कर में ये तो नहीं होता कि कुछ लोगों ने मुद्दों को हमेशा जिंदा रखा है ताकि उन मुद्दों पर उनकी अपनी खेती बाड़ी पॉलिटिक्स की वो बढ़िया जारी रहे, वो एफ्लुएंट रहे, उनका कुल खानदान कारोबार चलता रहे,
और वो मुद्दे जस के तस हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं आर्टिकल 44 की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लॉ कमीशन को मैंने अपने ओपिनियन पूछे थे तो हमने लिख कर दिया उनको, और आज भी आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का वायलेशन या आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करना या जो भी कानून बनाना, उसके खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे को राइट टू कल्चर आर्टिकल 29 का हमारा हिस्सा है। हम अपने कल्चर को, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप नहीं छीन सकते मुझसे। आप दिनेश साहब, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब आप ये बताइए कि इसमें एफ्लुएंट, उसमें क्या है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप एफ्लुएंट की बात कर रहे हैं ना, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि देश की 55% दौलत 5% लोगों के पास है। वो क्यों हो रहा है? देश का पूरा एयरपोर्ट, देश के पूरे पोर्ट्स एक आदमी के पास क्यों है? बताइए मेरे को। ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है? आप बताइए मेरे को। गरीबी, आप 4 साल का टीओडी करते हैं, आप गरीबी उसका मुकद्दर बना रहे। उस पर देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, आप उस पर नहीं बात करेंगे। किस पर बात करेंगे आप? आप सुनिए, इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात नहीं होना चाहिए? करिए बात आप। हाँ, अच्छा बात किया आपने। 2020 दिसंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर एफिडेविट दिया कि 2 चाइल्ड नॉर्म के हम खिलाफ हैं क्योंकि टीएफआर रेट गिर चुका है। अब आप मुझे बोलेंगे, अच्छा परसों जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया 1 महीना भर पहले, उसमें देख लीजिए टीएफआर रेट जो पहले मुसलमानों का था अब कितना है, आप देख लीजिए ना। तीसरी अहम बात यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वाले नहीं बताते हैं कि इस देश में जो डेमोग्राफी है वो किसी विश्व में किसी कंट्री के पास नहीं है। आप उस डेमोग्राफी के लिए क्या कर रहे हैं बताइए ना। छोड़िए ये सब आप जो बातें कर रहे हैं। भाई अगर 50% आबादी हमारी 25 साल से कम उम्र की है, 60% आबादी 45 साल की, तो आपने नौकरियां क्यों नहीं दी उनको? आपने नौकरियां नहीं दी। अब आप कहते हैं 15 लाख में नौकरियां दूंगा 2 साल में। मेक इन इंडिया जब हुआ था 2015 में, आपने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां दूंगा 2022 तक। कहां गया डेटा वो? आप उस पर बात ही नहीं करते। तो फिर कानून से समस्या क्या है? सर मैं तो ये सब पूछना चाह रहा हूं कि ये भी तो आपके सामने, और अभी सियासत पर नहीं जाते असद भाई थोड़ी देर के लिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जब हमारे सामने एक हकीकत है कि 2% पूरी दुनिया की जमीन हमारे पास है, पीने लायक पानी के हिसाब से 4% हमारे पास है, और हमारे पास जनसंख्या जो है वो 20% है। रिसोर्सेस के मुकाबले जनसंख्या, इसको लेकर व्हाट डज योर गुड सेंस से? दिनेश साहब देखिए, हमारी देश की आबादी 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगी। मुसलमान, आप जो आरएसएस भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहा है, ओवरटेक कर लेगा। मेरे भाई साहब 400 साल लगेंगे और वो भी नहीं होगा क्योंकि मुसलमानों का टीएफआर रेट गिर चुका है। ये तो मैंने कहा ही नहीं सर, ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, अक्लमंद को इशारा काफी है। ये तो तिनका वाली बात हो गई सर। आपको बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान इस देश के नागरिक के संदर्भ में, आप हमेशा हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं सर बात। अच्छा चलिए, मैं गलत हूं, आप सही है। फिर देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? क्यों दिया उन्होंने? क्यों दिया लिखकर? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया कि वी आर अगेंस्ट द 2 चाइल्ड नॉर्म। ये अलग बात है कि भाजपा के नेता टीवी पर जाकर अलग बातें करते हैं। मैंने आपसे अपने सवाल की शुरुआत में कहा कि हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, हम अभी सियासत की बात करते ही नहीं है। सुनिए, कॉमन सेंस तो ये होना चाहिए कि देश की 50% दौलत 5% लोगों के पास क्यों है? देश की नौजवान 8% नौजवान बेरोजगार, 8% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री 2015 में कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां 2022 तक दूंगा, क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो आज आप कहते हैं कि 15 लाख दूंगा मैं 24 से पहले। मैं ये तीसरा ऐसा वाकया देख रहा हूं जहां मैं असद जी से पूछ रहा हूं, अगर 44 के संदर्भ में तो उन्होंने बेटियों को क्या हक मिल रहा है उस बारे में बात की। जहां मैं अगर उनसे पूछ रहा हूं कि कानून क्या जनसंख्या के संदर्भ में होना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप पहले इसके बारे में बात कीजिए कि दुनिया की जो ये हिंदुस्तान की दौलत है वो 5% लोगों के पास सबसे ज्यादा क्यों है। कुल मिलाकर जब मैं एक
खास तबसरा उनसे कर रहा हूं तो वो दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं, शायद उनकी प्रायोरिटी पर वो चीजें कहीं आगे हैं। लेकिन अब उस मुद्दे पर आता हूं कि सर, जब बाहर के मुल्क हिंदुस्तान के मसले पर मजहबी लिंकेज अपने जोड़ जोड़ कर हिंदुस्तान को नसीहत देने की, डेमोक्रेसी सिखाने की वो देश कोशिश करते हैं जिनका इस मामले में कोई स्टैंड नहीं बनता, तो फिर आपके जैसे व्यक्ति की एक सामने आकर आवाज तो आनी चाहिए ना। आप सवाल पूरा मुकम्मल कर लीजिए, वरना फिर आप बोलेंगे मैं उधर ले जा रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं। सवाल मुकम्मल कर लीजिए। क्या आपको इसमें और तबसरे की जरूरत है सर? क्या इलैबोरेशन चाहिए आपको? सुनिए, अब आप 27 तारीख को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने मोहतरमा ने अनाप शनाप बक दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। 29 तारीख को मेरा भाषण हुआ, उसी दिन हमने हैदराबाद में एफआईआर दर्ज कराया भिवंडी में, जिसमें माशाल्लाह से आपने भी टीवी चैनल दिखाया। आपका हेमंत साहब का शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारा भड़काऊ भाषण दिखाया, जिसमें हमने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को अपने स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैं पॉलिटिकली उनके खिलाफ था और रहूंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री कब हरकत में आते हैं जिससे देश की बेइज्जती जरूर हुई, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री सरकार है। जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, कतर में लैंड करने वाले हैं, कतर की सरकार कहती है कि हम बैंक्वेट कैंसिल कर रहे हैं। जब वो पहुंचते हैं वेंकैया नायडू जी, तो वहां का कतर की फॉरेन एम्बेसी मिनिस्ट्री हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर कहता है माफी चाहो। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, मैं बहुत माफी के साथ असद भाई बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपका एक रिदम है जिसको मैं तोड़ रहा हूं। बोलिए। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा। मैंने आपसे सवाल, देखिए, जिस समय उन देशों ने कहा तो आप बेशक बाद में प्रधानमंत्री को कहते, आपको जो कहना था वो आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उस समय आपको नहीं कहना चाहिए था कि आप कौन होते हैं हमको बताने वाले हमारे मसलों में? आप ये क्यों कहते हैं कि देखिए हम कह रहे थे तो नहीं सुना, वो कह रहे हैं तो आपने कार्रवाई की है, क्यों कहते हैं आप? आपके प्रधानमंत्री, आप उनसे झगड़ा कीजिए, लेकिन बाहर के मुल्कों को नसीहत तो मत देने दीजिए। अरे मेरा प्रधानमंत्री खुद दबाव में आ गया अरब के शेखों के, तो मैं क्या करूं? जब वो खुद दबाव में आ गया अरबों के शेखों के, तो आप मुझे क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, आज की मिसाल लीजिए। आपने एक भी जगह ये कहा कि बाहर के मुल्कों को ये दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, खत्म करने दीजिए। सुनिए, देखिए, एक बात सुनिए। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने, अमेरिका और भारत एक पाकिस्तान के एक अब्दुल रहीम मक्की को डेसिग्नेट करना चाहे टेररिस्ट, चीन वहां पर रोक लगा दिया। हाँ, अब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? बताइए, आप क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में? आप बताइए ना। और आप बोलते हम नहीं बोले। अल कायदा ने जब कहा इस मसले पर, हमने कहा प्रॉफिट मोहम्मद की मोहब्बत में हमको जो करना है करेंगे, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दूर रहिए। पाकिस्तान देश में जाकर हमने भारत की बारे में कहा, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमारा वतन है, वतन अजीज है। तो ये आपको पूछना, भाई आपको ये पूछना चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री अरब ममालिक के आगे क्यों झुक गए? उनको नहीं झुकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम देख लेंगे। मगर आपको 40% गैस आना है कतर से, 40% आपको ऑयल आना है, और फिर देखिए और सुनिए, आपको यह भी मालूम कि 80 लाख लोग वहां पर काम करते हैं, 55% रेमिटेंस आता है। भाई, देश का प्रधानमंत्री अगर कमजोर पड़ जाता है तो इसकी जिम्मेदार मैं कैसा हूं? एक बात मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं असद भाई, और अब आप इसमें बताइए। आपने, हाँ, वो देख रहा हूं मैं कि सॉल्यूशंस आपके पास किन किन चीजों के। मैंने देखा प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारी बताई, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये भी बता दिया आपने। अब क्योंकि विश्व गुरु की तरफ हम बात कर रहे हैं, क्या है सॉल्यूशंस आपके? मौजूदा दुश्वारियों का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन एक ही है कि संविधान में जो इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी की जो बात की गई है, देश की सरकार को अनबायस तरीके से काम करने की जरूरत है। देश की सरकार जब तक नफरत का चश्मा लगाकर भारत के लोगों को देखते रहेगी, जो उनसे पॉलिटिकली उनसे डिफरेंस रखते हैं, तो फिर गलती उनकी है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको सत्ता मिली है, अब आप 8वें साल में हैं। भाई, 8 साल में आपने क्या किया बताइए ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूर्वाग्रह दोनों ही तरफ से हैं, दोनों ही तरफ से पूर्वाग्रह? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के आगे अपोजिशन को जिस तरह का अपना रोल निभाना था वो निभा नहीं पा रही है। तो मैं कहूंगा हाँ, इसमें सच्चाई 50% है,
इसलिए कि सबसे बड़ा कमजोरी कांग्रेस पार्टी है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, आप देखना बीजेपी सत्ता में से हट जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी अपने बूते देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में और कौमी एकता मजबूत बने, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? आपका रोड मैप क्या है? नहीं, हम देखिए, हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम नफरत की राजनीति ना करें। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को दूर करें जो जहर फैलाने का काम करते हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। भाई, इतना बड़ा बकवास अनाप शनाप उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने किया, प्रधानमंत्री एक जुमला नहीं बोलेंगे, एक बात नहीं बोलेंगे। मैं अभी भाई, मैं 20 करोड़ मुसलमानों क्या प्रधानमंत्री है ना? क्योंकि ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है असद भाई। इसलिए मैं कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्लोबल कर रहा हूं। देखिए, एब्सोल्यूशन में हम अपने घर में 36 चीजें देख सकते हैं, उनमें नुक्ताचीनियां कर सकते हैं, वो हम करेंगे, उसमें सुधारेंगे। लेकिन जब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कितनी थी आजादी के समय और आज कितनी है, क्या है, जब हम देखते हैं, एक सेकंड, कितनी थी? आप गलत कह रहे हैं। देखिए, फिर 84% से 79% हिंदुओं के संदर्भ में, सर देखिए, 10% से 15 से 20%। सर मैं एक बात, मैं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। पहले सेंसस से लेकर अब तक, टीएफआर का कैलकुलेशन से लेकर अब तक, आप बताइए क्या है? यही तो आपकी गलती है। बताइए भाई, आपकी गलती। मेरी जानकारी यह है कि जब आप कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान का हाल देखते हैं, तो वहां माइनॉरिटी जो हिंदू हैं, देखिए अब आप पाकिस्तान पे आ गए। मैं इसलिए आ गया, आप आ गए पाकिस्तान पे। मैं आपको इतनी मोहब्बत क्यों पाकिस्तान? मैं कंपैरिजन, सर इसी देश में इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान? मोहब्बत नहीं, आपकी इस धरती का और आपका ही हिस्सा रहा है पाकिस्तान इस देश का एक समय हिस्सा रहा है। हिस्सा है, वो काट कर अलग किया गया है। क्या इस बात से आप मुकर सकते हैं? अरे भाई, जिन्होंने काटा उनको पूछिए ना, उनको पूछिए। आपको पाकिस्तान के जाने से दर्द नहीं हुआ क्या सर? सुनिए, मेरा जो बुजुर्ग थे, मेरे आबो अजदाद थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान को। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। अगर मैं उसमें चला गया, पूछ रहे हैं पाकिस्तान, तो फिर अगर उतने पहले चला गया तो फिर रज़ाकार्स की बात आएगी। फिर कौन रहना चाहता था हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, इसमें चले जाए। दिनेश भाई, एक मिनट। देखिए, पाकिस्तान के जो चाहने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, और जब मुसलमानों को उस जमाने में जो वोटिंग राइट था, किसको था वोटिंग राइट? सुनिए एक बात, उन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं, उन लोगों को वोटिंग राइट था जिनके पास जमीन थी, जो नवाब थे, फ्यूडल लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, इनकम टैक्स थे। आम मुसलमान को वोट डालने का राइट नहीं था। ये तो बाद में मिला हमको यूनिवर्सल सफरेज का राइट। अब आप पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझ पे डालेंगे? नहीं, दिनेश भाई सुनिए, इस्लाम को मानने वाले जिन जिन देशों में रह रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझ पर डाली। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुगलों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाली। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपने बात को फिर अपने हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट किया और अपनी तरफ आप ले गए। मेरा वो मंतव्य नहीं था, फिर से मैं बता दूं। लेकिन अब देखिए, क्योंकि वक्त समाप्त हो गया है, तो आखिरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान कौमी यकजहती के मामले में कोई ऐसा मंत्र दे सकता है जो पूरे विश्व के लिए शांति मंत्र बन सके? बिल्कुल। पहला काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। चलिए, वो तो एक्ट में हमारे, बुला लीजिए, आप बुलाइए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री बुला लीजिए, उसमें हम भी मेंबर हैं, सब मेंबर हैं। उससे जो पैगाम निकलेगा ना, पूरे देश में उसका असर होगा। प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, मैं जाने तैयार हूं। आप बताइए प्रधानमंत्री को जब मिलेंगे रात में आप। असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास उनके हिसाब से तकलीफें, उनकी निगाहें खास तौर की तकलीफें देखती हैं, और उसका इलाज भी उनके हिसाब से, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उनका अगर आप देखेंगे तो कुछ और पढ़ने में मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो ये कि मौजूदा जिन दुश्वारियों को हम झेल रहे हैं, अगर उसमें से सार्थक रूप से हमने ये निकाल लिया नीर शीर विवेक से कि कहां हम कमजोर हैं, किन चीजों को सुधारेंगे तो हमारे आने वाले दिनों में बेहतरी हो सकती है, अगर ये हमने समझ लिया तब तो ठीक है। और अगर पूर्वाग्रहों के साथ हम रहे तो फिर ये ट्रेडमिल की दौड़ हो जाएगी, जिसमें विस्थापन नहीं होगा, बस एक जगह दौड़ रहे होंगे। और हमको अगर आगे बढ़ना है तो इस ट्रेडमिल की दौड़ से बाहर आना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद असद भाई, हमेशा की तरह बहुत बेलाग तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, Dinesh, and thank you so much, Asaduddin Owaisi ji.
आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बेबाक सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हेयर। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशंस आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। सेशंस में आगे कौन कौन सी थीम पर डिस्कशन होने वाला है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ब्रेक में जाने से पहले जी किशन रेड्डी हमारे साथ होंगे, इंडियन टूरिज्म मिनिस्टर, जिनसे हम बात करेंगे इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर। और साथ ही अगला सेशन जो होगा हमारा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर संजीव मेहता के साथ होगा, वोकल फॉर लोकल थीम के साथ। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हमारे साथ इस समिट में जुड़ेंगे। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया पर उनसे डिस्कशन हम करेंगे। और लास्ट जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो सेशन होने वाला है, ग्लोबल स्पिरिचुअल मंत्रास, भारत का गुरु मंत्र, जिसमें हमें ज्वाइन इन करेंगे बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद और रमेश भाई ओझा जी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जरूर यहाँ पर दोबारा मिलेंगे और आगे ये सेशन जारी रहेंगे। लेकिन जाने से पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी थैंक यू करना जरूरी है। TV9 What India thinks today Global Summit powered by Apollo Hospitals. We are thankful to governments of Karnataka, Madhya Pradesh and Chhattisgarh for supporting us. We also thank our partners MMRDA, Menthol Steel and Shri Ram Transport Finance Corporation Limited. Thank you so much. We'll meet after a very short break. Thank you.